हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट क्लास में नर्वस सिस्टम का डिजीज पोर्शन, और लास्ट क्लास में अपन ने जो आपकी इंपॉर्टेंट डिजीजेस थी, लाइक अपन ने हेड इंजरी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उससे रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स थे, लाइक ट्राइजमाइनल न्यूराल्जिया था, वो अपन ने कंप्लीट कर दिया। और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना लास्ट जो डिजीज अपन पढ़ेंगे, दो डिजीज आज अपन डिस्कस करेंगे। पहला जो डिजीज अपन बात करेंगे वो आपका सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और सेकंड वन अपन बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस। दोनों सेम ही कंडीशन होती है, तो उन दोनों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। क्लास जो है अपना पहला जो आज अपन बात करेंगे वो है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या फिर इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं सीवीए, या अदर नेम से बोला जाता है स्ट्रोक या ब्रेन अटैक। तो सीवीए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन अटैक क्या होता है, बात करते हैं। तो टॉपिक आज का अपना दैट इज सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं सीवीए। सीवीए या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या अपन इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं स्ट्रोक। अदर नेम से इसको जाना जाता है, स्ट्रोक के नाम से भी ये जाना जाता है कि स्ट्रोक क्या होता है। तो आपका आंसर होगा कि सीवीए या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सीवीए या स्ट्रोक क्या होता है, तो आल्सो नोन एज स्ट्रोक भी बोला जाता है इसको, आल्सो नोन एज स्ट्रोक, या फिर अपन इसको कभी कभी बोलते हैं ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको ब्रेन अटैक क्यों बोला गया, हमने इसका नाम ब्रेन अटैक क्यों रखा। सीवीए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, तो आप समझ गए कि सेरिब्रोवास्कुलर यानी सेरिब्रम के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गई है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से आपको कोई डिजीज कंडीशन या एक्सीडेंट हो रहा है ब्रेन के अंदर सडनली, उसको अपन बोल रहे हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या फिर उसी का नाम है स्ट्रोक। लेकिन इस डिजीज का नाम ब्रेन अटैक क्यों रखा गया, तो नॉर्मली अगर अपन बात करें, नॉर्मल अगर एक कंडीशन होती है दैट इज हार्ट अटैक। अगर अपन किसकी बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, तो जैसे ही कोई पर्सन हार्ट अटैक वर्ड सुनता है, जैसे ही किसी पर्सन के माइंड में हार्ट अटैक वर्ड आता है, तो उसके दिमाग में एक स्पेशल टाइप का मेडिकल अटेंशन आ जाता है। मेडिकल अटेंशन, वो स्पेशली सोचने लग जाता है कि यार हार्ट अटैक हुआ है, मतलब बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, और हमें तुरंत उसको ट्रीट करना है। जब भी हम किसी पर्सन को देखते हैं और उसको क्या हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। इसी से कोरिलेट करके हार्ट अटैक से सिमिलर मेडिकल जो आपकी इमरजेंसी कंसिडर या मेडिकल अटेंशन देने के लिए इसी के सिमिलर इसको क्या बनाया गया, ब्रेन अटैक बनाया गया। कि जब किसी पर्सन के दिमाग में ब्रेन अटैक वर्ड आए, तब भी उसको यही लगे, ऐसा ही फील करे वो कि पर्सन के अंदर बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है और हमें उसको तुरंत क्या करना है, ठीक करना है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ब्रेन अटैक। की सडन मेडिकल अटेंशन दे पर्सन, उसके लिए इसको अदर वर्ड में क्या बोला जाता है, ब्रेन अटैक। तो ब्रेन अटैक या फिर स्ट्रोक या सीवीए या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है, बात करें इसकी, तो सीवीए रेफर्स टू जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन है, उसमें क्या हो जाना, एबनॉर्मलिटी हो जाना, क्या कहलाता है आपका सीवीए। तो सीवीए क्या है, हम सीवीए लिखेंगे हर बार, क्योंकि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीवीए। तो आप सीवीए आएगा तो क्या समझना इसको, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो सीवीए रेफर्स टू functional abnormalities functional abnormalities functional abnormalities of the central nervous system of central nervous system। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो फंक्शंस एबनॉर्मलिटी आ रही है, फंक्शनल एबनॉर्मलिटी आ रही है, उसका कोज क्या है, उसका रीजन क्या है, कि जो आपका ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई हो रही है, न्यूरॉन को जो हेल्दी बनाए रखने के जो आप एक ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, वो ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं क्या हो गई, यहाँ पे डिसरप्ट हो गई है। तो उसका रीजन क्या है, रेफर्स टू फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अकर्स when normal blood supply
blood supply to brain interrupted. Normal blood supply to brain is interrupted. तो आपके ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई हो रही है, अगर उसमें कोई इंटरप्शन आ जाता है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, या फिर कोई क्लोट बन जाता है, हेमरेज हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो जाएगा, स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का जो कंडीशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीवीए क्या है, तो ब्रेन का फंक्शनल एबनॉर्मल हो जाना ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई या डिक्रीज ब्लड जो सर्कुलेशन ब्रेन में हो रहा, ब्लड जो सप्लाई हो रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट को स्ट्रोक या ब्रेन अटैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये जो ब्रेन अटैक या सीवी होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये दो टाइप से हो सकता है। सीवी या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट दो टाइप से, या ब्लड सप्लाई जो इंटरप्ट हो रही है वो दो टाइप से आपके इंटरप्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो सीवीए जो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला अपन बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज इस्चेमिक स्ट्रोक या इस्चेमिक सीवीए, इस्चेमिक स्ट्रोक। और सेकंड अपन बात करेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक। तो जो सीवीए या फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेन जो हो रही है, ब्रेन की जो फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज हुई है, उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एब्नॉर्मलिटी या ब्लड सप्लाई जो डिक्रीज हुई है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि किस किस वजह से आपकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई है। तो पहला ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई कि ब्रेन के अंदर इस्चेमिया हुआ उसकी वजह से, या फिर दूसरा आपका कि हेमरेज हुआ है उसकी वजह से सीवीए हुआ है, स्ट्रोक हुआ है। अब वो रीजन क्या हो सकता है, इनके हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट चीज कि इस्चेमिक स्ट्रोक इज मोस्ट कॉमन कंपेयर टू हेमरेजिक स्ट्रोक। तो मोस्ट कॉमन टाइप पूछा जाए तो आंसर कौन सा होगा, इस्चेमिक स्ट्रोक इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक विच सीन इन अराउंड नियर बाई 85% केसेज। ये कितने परसेंट केसेज में आपको देखने को मिलेगा, 85% केसेज जो होते हैं वहां पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा, इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक आपको रिमेनिंग 15% केसेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, हेमरेजिक स्ट्रोक। तो दोनों का परसेंटेज इंपोर्टेंटली मोस्ट कॉमनली याद रखना है कि कौन सा मोस्ट कॉमन है, तो आपका आंसर होगा मोस्ट कॉमन टाइप इज इस्चेमिक स्ट्रोक इज मोस्ट कॉमन एंड हेमरेजिक स्ट्रोक इज सेकंड टाइप का है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक, जो 50% केसेज में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, जो 85% केसेज में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस्चेमिक स्ट्रोक, इन 85% केसेस की बात करें कि इस्चेमिक स्ट्रोक होने का कोज क्या है, रीजन क्या है, ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक 85% केसेस में देखने को आपको मिल रहा है। तो इनमें अपन बात करें तो यहाँ पे मेन कोज क्या होता है, यहाँ पे कोज होता है कोई भी आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन आ जाना, वास्कुलर ऑक्लूजन हो जाना, क्या कहलाता है आपका इस्चेमिक स्ट्रोक। पर्सन के अंदर वास्कुलर ऑक्लूजन होगा और उस वास्कुलर ऑक्लूजन की वजह से पेशेंट को जो स्ट्रोक होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इस्चेमिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक क्या है, अकर्स ड्यू टू वास्कुलर ऑक्लूजन, वास्कुलर ऑक्लूजन लीड टू हाइपोपरफ्यूजन। ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, किसकी वजह से, वास्कुलर ऑक्लूजन की वजह से। पर्सन के अंदर वास्कुलर ऑक्लूजन हुआ है। वास्कुलर ऑक्लूजन से मीनिंग क्या है यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई आर्टरी, जैसे अपन बात करिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी, और इसके अंदर किसी टाइप का यहाँ पे कोई क्लोट बन गया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया इस तरह से, और ये ऑक्लूजन हो गया, तो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई हो रही थी ब्रेन को, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज, और इसकी वजह से ब्रेन में क्या हो जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन। और जब ब्रेन में हाइपोपरफ्यूजन होगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, सीवीए या स्ट्रोक वाली कंडीशन, जो टाइप कौन सा होगा, इस्चेमिक टाइप का आपको स्ट्रोक यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड अपन बात करें हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेमरेजिक स्ट्रोक में एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इनटू सब अरेक्नोइड स्पेस, SHNE, सब अरेक्नोइड स्पेस
और एराक्नोइड स्पेस और इंट्राक्रेनियल तो ब्लड का एक्स्ट्रा वेसेशन होना। एक्स्ट्रा वेसेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा वेसेशन से सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स है, इस ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनमें आपका ब्लड फ्लो करना चाहिए, लेकिन वो ब्लड जब ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाए, ब्लड वेसल से, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड वेसल से बाहर निकल के यहाँ सब जगह बाहर आ जाए, ब्लड यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे जो ब्लड ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड। और ये एक्स्ट्रा वेसेशन किस टाइप का है? हेमरेजिक। तो हेमरेजिक में क्या होगा? ब्लड जो है आपके ब्रेन को सप्लाई ना होकर बाहर निकल जाएगा ब्लड वेसल से, और इस स्टमक में क्या होगा? कोई ऑक्लूजन की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलेगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आपका इस्चेमिक स्ट्रोक। और अगर हेमरेज हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक। तो पहले हम बात करेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक की, फिर अपन आगे अपन डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज इस्चेमिक स्ट्रोक। फर्स्ट अपन बात करेंगे आज, वो है इस्चेमिक स्ट्रोक। तो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया इस्चेमिक स्ट्रोक होने का रीजन क्या था, इस्चेमिक स्ट्रोक क्या था। इस्चेमिक स्ट्रोक इज ए सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सडनली ब्रेन के फंक्शंस लॉस हो जाएंगे, और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू एनी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट या ऑक्लूजन आ जाना। ऑक्लूजन हो जाना क्या कहलाता है? आपका इस्चेमिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक क्या है? इस्चेमिक स्ट्रोक और ब्रेन अटैक। इस्चेमिक स्ट्रोक और ब्रेन अटैक, यहाँ पे याद रखना ब्रेन अटैक, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है, तो आपको ब्रेन अटैक याद रखना है कि ब्रेन अटैक हुआ है मतलब हमें क्या करना है? तुरंत मेडिकल इमरजेंसी देनी है। ब्रेन अटैक इज रेफर्स टू इस्चेमिक स्ट्रोक और ब्रेन अटैक इज रेफर्स टू सडन लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रेन। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ब्रेन के फंक्शन सडनली लॉस हो जाएंगे, और याद रखना है कि उसका रीजन क्या है? ड्यू टू डिसरप्शन या इंटरप्शन। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो क्या हो गई? डिसरप्ट हो गई है। डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन ड्यू टू disruption of blood supply to a part of brain, due to disruption of blood supply to a part of brain. It may be possible कि ब्रेन का राइट साइड वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है, या फिर लेफ्ट साइड वाले में बंद हो सकती है। तो जिस पार्ट में ब्लड सप्लाई डैमेज हुई है उसके रिलेटेड हम आगे उसके सिम्टम्स भी देखेंगे। अगर राइट साइड में डैमेज होगा तो सिम्टम आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं, अगर लेफ्ट साइड में डैमेज होता है तो सिम्टम आपको राइट साइड में देखने को मिलते हैं। तो वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करिए तो हो गया डेफिनेशन की ब्रेन अटैक या स्ट्रोक क्या है। तो स्ट्रोक इज रेफर टू ब्रेन स्टेक, इस्चीमिया या ब्रेन अटैक इज रेफर्स टू द सडन लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ ब्रेन। और इसका मेन कोज क्या था? ड्यू टू ऑक्लूजन। हम कोजेज में आगे बात करेंगे इसके अंदर। मेन कोज क्या है? ऑक्लूजन। और ब्रेन अटैक या इसको अपन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक क्यों बोलते हैं? तो ब्रेन अटैक का रीजन क्या था? जैसे हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसी तरह ब्रेन अटैक को या स्ट्रोक को भी एक मेडिकल इमरजेंसी समझा जाए, उसके लिए इसका नाम क्या रखा गया? ब्रेन अटैक। तो ब्रेन अटैक क्या होता है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोज ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। हम सिर्फ पहले किसकी बात कर रहे हैं? ओनली इस्चेमिक स्ट्रोक की। हेमरेजिक स्ट्रोक को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली इस्चेमिक स्ट्रोक की। और इस्चीमिया हो रहा है ड्यू टू एनी ऑक्लूजन, ब्लड वेसल्स में कोई ऑक्लूजन हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है? पर्सन को इस्चीमिया हो रहा है। तो बात करते हैं इसके कोजेस की, क्या क्या कोजेस हो सकते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के। कोजेस ऑफ या कोज ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक के क्या क्या कोज हो सकते हैं? इस्चेमिक स्ट्रोक की बात करें कोज की यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ मेजर कोजेस जो हैं आपको याद रखने हैं, जो आपको यहाँ पे एग्जाम में इनके टाइप्स भी आप बोल सकते हो कि ये इस्चेमिक स्ट्रोक के टाइप भी है और उसके कोज भी है। कैसे है देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करें
फर्स्ट जो आपको याद रखना दैट इज लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक। लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक, यानी जो आपकी मेजर वेसल्स है, लार्ज आर्टरीज है, लाइक आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही है, आपकी बेजिलर आर्टरी जा रही है, वर्टिब्रल आर्टरी जा रही है, अगर इन लार्ज आर्टरी के अंदर क्या हो जाए आपका जो पर्सन्स के थ्रोम्बोसिस बन जाए, तो उस कंडीशंस को अपन बोलते हैं लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक। लार्ज आर्टरी के अंदर क्या बन गया, पर्सन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस जो देखने को मिलेगा आपको नियर बाई 20% केसेज में आपको क्या मिलेगा, लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। 20% केसेस पर्सन्स में क्या होगा, लार्ज आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। और कितने परसेंट केसेज आपके, अराउंड 20% केसेज में कौन सा होता है आपका, लार्ज आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बनता है। दूसरा इसमें याद रखना है, इसके अंदर जो मेन कोज होता है, वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन का मेन कोज होता है, वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी समझते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस तो आपको पता ही है, ये आपका ब्लड वेसल्स है और इसमें क्या हो जाए आपका लिपिड इसे डिपॉजिट हो जाए, इसको अपन क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो रहा है तो उस वजह से लार्ज आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने का सबसे मेन कोज होता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इस लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस के अंदर आपको याद रखना है कि अराउंड 20% केसेस में ये कोज होता है और इसका मेन कारण क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके बाद सेकंड अपन बात करें, फर्स्ट हो गया आपका लार्ज आर्टरी, दूसरा होता है स्मॉल वेसल्स। जो स्मॉल वेसल्स होती है आपकी, फाइन फाइन सी वेसल जो है, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी जो है, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक। बात करें इसकी स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक की, तो यहाँ पे जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा वो किसमें होगा, जो मेजर वेसल्स है उसके बाद उनकी जो मेजर के बाद जो माइनर वेसल्स बनती है, जो आपके ब्रेन के डीप में जाके ब्लड सप्लाई करती है, वो स्मॉल वेसल्स होती है, उनमें क्या बन जाता है आपका थ्रोम्बस बन जाता है। और उसकी वजह से अराउंड नियर बाई 25% जो केसेज होते हैं वो किसके होते हैं, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन के सबसे ज्यादा केसेज आपको देखने को मिलते हैं, 25% केसेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जितने भी नॉन कोजेज है, अननोन है तो बात अलग है, अननोन का हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन जितने भी नॉन कोज होते हैं जाने हुए, जिनके बारे में हमें पता है, नॉन कोजेज जो हैं, उन नॉन कोज की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक। ये सबसे मेजर कोज होता है, जितने भी नॉन कोज है या नॉन टाइप जो है कोज के, उनमें सबसे ज्यादा टाइप के पेशेंट किसको देखने को मिलेगा आपको, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक के आपको सबसे ज्यादा केसेस देखने को 25% केस मिलते हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप इसका नाम रखा गया, इसको बोलते हैं लेक्यूनार स्ट्रोक, समटाइम आल्सो नोन एज लेक्यूनार स्ट्रोक। लेक्यूनार का मीनिंग होता है, लेक्यूना का मीनिंग होता है जैसे ये पार्ट है और यहाँ का कोई एरिया रप्चर हो जाएगा, तो एरिया रप्चर होने की वजह से वहां पे क्या बन जाएगा, एक केविटी बन जाती है। लेक्यूना यानी केविटी होता है, लेक्यूना का मीनिंग क्या होता है, केविटी। तो जब स्मॉल वेसल्स वहां की आपकी थ्रोम्बोसिस बनेगा तो उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई नहीं करेगी तो एरिया नेक्रोसिस हो जाएगा और वहां पे क्या बन जाएगा, एक केविटी बन जाएगी। और इस तरह की केविटीज आपको देखने को मिलती है पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक के अंदर, इसलिए इसको अपन अदर नाम से क्या बोलते हैं, लेक्यूनार स्ट्रोक। लेक्यूनार का मीनिंग क्या है यहाँ पे, लेक्यूनार का मीनिंग है यहाँ पे केविटी, लेक्यूनार यानी केविटी। तो अगर पूछा जाए कि लेक्यूनार स्ट्रोक क्या होता है तो आपका आंसर होगा लेक्यूनार स्ट्रोक इज द सिमिलर टू स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी। जो स्ट्रोक होता है वही आपका लेक्यूनार स्ट्रोक है, जिसके अंदर क्या बन जाती है, स्मॉल केविटीज बन जाती है ब्रेन के अंदर, ड्यू टू जो आपका थ्रोम्बोसिस हुआ है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो उस कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, लेक्यूनार स्ट्रोक। क्लियर है ये लेक्यूनार स्ट्रोक। ये तो पहले दो कॉज है।
फर्स्ट कोज आपका लार्ज वेसल्स के अंदर, दूसरा स्मॉल वेसल्स के अंदर। तीसरा अपन बात करें दैट इज कार्डियोजेनिक स्ट्रोक। थर्ड दैट इज कार्डियोजेनिक स्ट्रोक। कार्डियोजेनिक स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे मेन कोज जो रहेगा कार्डियोजेनिक स्ट्रोक के अंदर, जो मेन कोज रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू कार्डियक, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड अरिथमियाज जो होते हैं, कार्डियक अरिथमियाज जो होते हैं वो आपको यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अरिथमिया वाली कंडीशन आपको बहुत रहेगी, उसमें स्पेसिफिकली एट्रियल फिब्रिलेशन वाली कंडीशंस मोस्ट कॉमन होती है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे याद रखना है कि मेन जो ये देखने को मिलता है नियर बाई 20% केसेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्डियोजेनिक स्ट्रोक, और उसमें मेन कोज क्या है, कार्डियक अरिथमियाज। कार्डियक अरिथमिया, जो कार्डियक अरिथमिया वाली कंडीशन होती है इसमें स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं वीएफ। यहाँ पे जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से, और वो सारा कहाँ पहुंच सकता है, सीधा आपके ब्रेन में पहुंच सकता है, और ब्रेन के अंदर क्या कर सकता है, जो आपका ब्रेन का जो एरिया है वेसल से उसको ब्लॉक करेगा और उसकी वजह से उसमें नेक्रोसिस कराएगा और स्ट्रोक कोज करने का कोज बन सकता है। तो ये एक कार्डियोजेनिक स्ट्रोक है। उसके बाद फोर्थ आता है दैट इज क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। क्रिप्टोजेनिक की बात करें तो क्रिप्टो का मीनिंग होता है अननोन, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। क्रिप्टोजेनिक का मीनिंग है क्रिप्टो यानी अननोन, आपको नहीं पता है कैसे हो रहा है, कुछ इटियोलॉजी हमें नहीं पता है, उसको बोलता है क्रिप्टोजेनिक। तो क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक जो होता है ये क्या होता है, अननोन कोज की वजह से होता है, अननोन कोजेस जिसके बारे में आपको नहीं पता है। और दूसरा नियर बाई 30% केसेज में आपको देखने को मिलता है, 30% केसेज के अंदर जो कोज होता है वो क्या रहता है, अननोन रहता है। 30% केसेज में आपके कोज का आपको पता नहीं होता है कि किस वजह से स्ट्रोक हुआ है। तो जो नॉन कोज है उनमें अगर अपन बात करें तो वहां मेन कोज रहता है आपका स्मॉल आर्टरी, जो पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस बन रहा है वो। और अगर अपन ओवरऑल देखें तो अननोन कोजेज है वो सबसे ज्यादा होते हैं 30% केसेज में, तो हम अननोन को कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि मेन कोज कौन सा है तो आंसर होगा स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी। अराउंड 25% केसेज में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ अदर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। फिफ्थ वन दैट इज कुछ अदर्स की बात करें, लाइक पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है उसकी वजह से हो सकता है, ड्रग हो सकता है, या अदर कोई ऐसी कंडीशन लाइक माइग्रेन है पेशेंट को तो उसकी वजह से हो सकता है माइग्रेन। तो ये कुछ अदर्स कंडीशन की वजह से भी पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो सारे 5 जो अपन ने पढ़े वो सब क्या है, इसके कोजेज, स्ट्रोक के कोज है कि किस किस वजह से पेशेंट को स्ट्रोक आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें अपन ने 1 बाय 1 देखा। पहला था लार्ज आर्टरीज जो है उसमें प्रॉब्लम, स्मॉल आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थर्ड आपका कार्डियोजेनिक, और फोर्थ वन आपका क्रिप्टोजेनिक जिसका हमें नहीं पता है, और फिफ्थ वन इज योर अदर्स। और मैक्सिमम जो होता है वो क्रिप्टोजेनिक 30% केसेज में अननोन कोज है, लेकिन जो नॉन कोज है उनमें सबसे कॉमन कौन सा आपका, दैट इज योर स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक। ये हो गए आपके 5 इसके कोज या फिर इसके टाइप्स। आप कोज भी बोल सकते हैं इसको या फिर इसके टाइप्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, कैसे इस्चेमिक स्ट्रोक होगा। तो नॉर्मली अपन बात करें कि जब सेल को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो सेल की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी तो उसकी वजह से उस एरिया में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इस्चीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी इस्चीमिया जो स्टार्ट हुआ है उसी के बारे में हमें देखना है कि इस्चीमिया स्टार्ट होगा उसके बाद सेल के फंक्शंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वो हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कोई भी इस्चेमिक स्ट्रोक में। पहला जो आपका कंडीशन आएगी वो क्या होगा, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाएगी, आपके ब्रेन को क्या मिलेगी, ब्लड सप्लाई जो क्या मिलेगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। और जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा। ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा आपको, इस्चीमिया, ब्रेन या सेरिब्रम।
जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो इसकी वजह से न्यूरॉन के फंक्शंस क्या होंगे, यहाँ पे अल्टर्ड होंगे। अब न्यूरॉन के फंक्शंस कैसे होंगे कि जब नॉर्मली आपका ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है तो उस कंडीशन में आपके पेशेंट को, जब नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है, पेशेंट को नॉर्मल ब्लड मिल रहा है, अमाउंट जो है 20% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट ब्रेन को सप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपके न्यूरॉन होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं। लेकिन जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी ब्रेन की, उसकी वजह से न्यूरॉन यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे लेस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है और उसके साथ में मोर एटीपी बनता है। लेकिन जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनाएरोबिक का मीनिंग है, एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों को अगर नहीं पता तो उसको मैं क्लियर कर दूं पहले। एरोबिक का मीन्स होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म होना, रेस्पिरेशन होना, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसको अपन बोलते हैं एनएरोबिक। तो ऑक्सीजन की एरोबिक क्या है, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनाएरोबिक मीन्स एनाएरोबिक मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ, ये कब होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सेल क्या करती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है। और जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में हाई अमाउंट में लैक्टिक एसिड जो है फॉर्मेशन होता है और बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। तो वही हम यहाँ देखेंगे। तो न्यूरॉन स्टार्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसकी वजह से इंक्रीज लैक्टिक एसिड, बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा, एंड डिक्रीज एटीपी। जो एटीपी फॉर्मेशन होगा वो कम हो जाएगा और उसके साथ साथ में जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है उसका लेवल बढ़ जाएगा। और जब हाई अमाउंट में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से ब्रेन का जो इन्वायरमेंट है, पीएच है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और एटीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से न्यूरॉन के जो फंक्शंस है, न्यूरोनल सेल के जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, वहां पे सीज हो जाएंगे, न्यूरॉन प्रॉपर फंक्शन वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज लैक्टिक एसिड एंड इंक्रीज लैक्टिक एसिड एंड डिक्रीज एटीपी। इसकी वजह से क्या होगा, चेंज पीएच यहाँ पे क्या होगी, चेंज हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस कोज करेगा। और उसके साथ में डिक्रीज एटीपी, और इन दोनों की वजह से सेल जो अपना फंक्शंस प्रॉपर नहीं कर पाएगी, सेल के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। तो सेल फंक्शन सीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल या न्यूरॉन सेल्स या फिर न्यूरॉन फंक्शन सीजेज यानी बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना। तो सेल फंक्शंस स्टॉप भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, स्टॉप या सीजेज। तो जब सेल के फंक्शंस बंद हो जाएंगे तो इसकी वजह से आपको ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा और ज्यादा एरिया डैमेज होगा और उसकी वजह से पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सिम्टम जो है अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो और ज्यादा सीवियर सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल सा है कि क्यों हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया और उसकी वजह से न्यूरॉन ने क्या स्टार्ट कर दिया, एरोबिक की जगह एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया। और जब भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस कंडीशन में हाई अमाउंट में लैक्टिक एसिड बनता है और लेस अमाउंट में आपका एटीपी बनता है और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पीएच के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा, पीएच चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से सेल के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड होकर बंद हो जाएंगे। ये तो है इसका पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो है, पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि जो ये जैसे ब्रेन का कोई एरिया है और इस ब्रेन के इस सेंटर वाले पोर्शन में जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई वो इस एरिया में क्या हो गया, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होकर ये एरिया नेक्रोटाइज हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है। तो जब ये एरिया नेक्रोसिस हुआ तो जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई है वो क्या होगी, धीरे धीरे नियर बाय टिश्यू में भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से जो पास वाले एरिया है, ये जो पास वाला एरिया है, यहाँ पे भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा फंक्शन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ की भी नियर बाय जो एरिया होता है उसका भी ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने टाइम पे इसको मैनेजमेंट नहीं किया तो ये जो आपका नेक्रोटिक एरिया है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है
कि पहला जो सेंटर में पोर्शन में जो नेक्रोटाइज एरिया है वो तो आपका नेक्रोसिस एरिया कहलाता है, और इसके पास में जहां पे ब्लड सप्लाई लो हो गई है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक वो डैमेज नहीं हुए। डैमेज में भी पॉसिबल है कि कुछ देर बाद हो जाएगा अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस एरिया को अपन बोलते हैं न्यूम्ब्रा एरिया। इसका नाम क्या है? न्यूम्ब्रा रीजन या न्यूम्ब्रा एरिया। इस रेड कलर में जो मैंने बनाया ये क्या कहलाता है? न्यूम्ब्रा रीजन। न्यूम्ब्रा एरिया। न्यूम्ब्रा एरिया क्या है? तो न्यूम्ब्रा एरिया अगर क्वेश्चन आ जाए कि न्यूम्ब्रा एरिया क्या होता है, तो आंसर होगा कि ऐसा एरिया जहां पे ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई है, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो गया, दैट इज नेक्रोटाइज एरिया। और उसके नियर बाई स्ट्रक्चर जहां पे ब्लड सप्लाई लो हो गई है, लो ब्लड सप्लाई वाला एरिया अराउंड द नेक्रोटाइज एरिया जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूम्ब्रा एरिया। तो न्यूम्ब्रा एरिया क्या है? एरिया ऑफ लो ब्लड सप्लाई। और अगर हमने इसको मैनेज नहीं किया तो ये लो ब्लड सप्लाई धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पूरी तरह से कम हो जाएगी, और पेशेंट को क्या हो जाएगा? पूरी तरह से नेक्रोसिस होने के चांसेस पूरे एरिया के हो जाएंगे, और ब्रेन में ज्यादा डैमेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है नेक्रोसिस एरिया और न्यूम्ब्रा एरिया आपको दोनों इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं तब अपना मेन फोकस होता है कि नेक्रोसिस जहां पे हो गया है उसको तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, नेक्रोसिस वाले एरिया को मैनेज करना नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो हम न्यूम्ब्रा एरिया है इसको हम क्या करते हैं? इसको और फर्दर डैमेज नहीं हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए अपना मेन फोकस रहता है मैनेजमेंट के ऊपर, इस न्यूम्ब्रा एरिया को ट्रीट करना। तो न्यूम्ब्रा एरिया को ट्रीट करने के लिए अपना मेन फोकस रहेगा जब अपन आगे मैनेजमेंट इसका करेंगे। उसके साथ में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो आपका नेक्रोसिस वाला एरिया है या फिर जो लो ब्लड सप्लाई हो रही है, तो कितना अमाउंट तक ब्लड सप्लाई होवे तब तक नेक्रोसिस नहीं होगा, या उससे कम होते ही नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक फिक्स अमाउंट है, दैट इज 25 ml पर 100 ग्राम ब्लड पर मिनट जो ब्लड सप्लाई होती है। अगर इससे लेस ब्लड जा रहा है ब्रेन के पास तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस होना श्योर है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना याद रखना है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ। आप एरो लगा के लिखेंगे, ऐसे जो एरो लगा के लिखेंगे इस तरह से। इस्चेमिया अकर्स कब होगा? जब ब्लड सप्लाई कितनी हो जाए? 20, व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज टू 25 ml पर ग्राम 100 पर हर 100 ग्राम ऑफ ब्लड पर मिनट के रेट पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस्चेमिया अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो decreases at 25 ml 25 ml पर 100 ग्राम 25 ml पर 100 ग्राम ब्लड पर मिनट। पर 100 ग्राम ब्लड के ऊपर अपने देखना है कि 25 ml ब्लड सप्लाई ब्रेन को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशंस में आपके पेशेंट को क्या हो जाएगा? इस्चीमिया हो जाएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब इस्चीमिया होता है तो उसकी वजह से जो न्यूरॉन का डैमेज होता है पर मिनट अगर अपन देखें तो अराउंड 1.9 मिलियन न्यूरॉन उस इस्चेमिक पार्ट से डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं पर मिनट में। अगर इस्चेमिया स्ट्रोक आया है तो आफ्टर स्ट्रोक अटैक डैमेज 1.9 मिलियन न्यूरॉन पर मिनट के रेट से अगर आप देखेंगे तो जो न्यूरॉन के जो रेट है पर मिनट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1.9 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे न्यूरॉन का डैमेज। एक मिनट में 1.9 मिलियन डैमेज जाएंगे। तो जितना डिले हम करेंगे मैनेजमेंट को उतना ही ज्यादा न्यूरॉन डैमेज होंगे और पेशेंट को उतनी ही ज्यादा सीवियरिटी के साथ सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नियर बाई 1.9 मिलियन पर डे के हिसाब से आपको ये डैमेज देखने को यहाँ पे मिलता है। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना है
कि एक नॉर्मल पर्सन की बात करें जिसका ब्रेन है, वो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होता है, न्यूरॉन का डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब किसी पर्सन को स्ट्रोक आता है या फिर इस्चेमिया वाली कंडीशन होती है या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन के ब्रेन की एज पर मिनट के, यहाँ पे अपन पर हावर देखते हैं, अगर अपन पर हावर उसकी ब्रेन की एज को देखेंगे तो अराउंड 3.6 ईयर पर हावर के रेट से उसकी ब्रेन की एज भी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसको 1 घंटे तक इस्चेमिया वाले आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक नहीं किया, तो उसका ब्रेन 1 घंटे में 3.6 ईयर ओल्ड हो जाएगा। अगर 2 घंटे तक रहा स्ट्रोक, तो उसकी वजह से उसका ब्रेन 6 यानी 7.2 ईयर उसके ब्रेन की एज कम हो जाएगी। तो ब्रेन एज डिक्रीजेज इन स्ट्रोक अटैक, ब्रेन एज डिक्रीजेज 3.6 ईयर पर आवर। यानी आप देखेंगे कि जैसे किसी पर्सन की बात करें कि 30 ईयर का पर्सन है, 30 साल का पर्सन है और उसके को स्ट्रोक होता है, तो 30 साल का पर्सन मतलब उसके ब्रेन की एज भी 30 ईयर है। लेकिन अगर उसको स्ट्रोक हुआ है और 1 आवर तक उसको मैनेजमेंट नहीं दिया गया, तो उसके ब्रेन की एज अगर अपन निकालेंगे तो उसके ब्रेन की एज 1 घंटे बाद मिलेगी 33.6 ईयर हो जाएगी। 3.6 या 3.6 ईयर आपके ब्रेन की एज क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। और उसकी वजह से ब्रेन का नेक्रोसिस या टिश्यू जो डैमेज है वो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, 1 बाय 1 कौन कौन से पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है आपका कि इस्चेमिया जो अकर होता है वो 25 ml से लेस ब्लड अगर सप्लाई होने लगे पर 100 ग्राम ब्लड पे, तो आपको होगा इस्चेमिया। स्ट्रोक अटैक जो डैमेज करता है 1.9 मिलियन न्यूरॉन पर मिनट डैमेज करता है। और तीसरा, इन स्ट्रोक अटैक ब्रेन जो है 3.6 ईयर ओल्ड हो जाता है 1 आवर। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें आगे, नेक्स्ट जो कंडीशन है इसके क्लिनिकल सिम्टम्स, क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्लिनिकली क्या क्या सिम्टम्स आपके पर्सन में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। इस्चेमिक स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, तो जो पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे वो जिस पार्ट में ब्रेन अटैक हुआ है या डैमेज हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड में हुआ है, राइट हेमिस्फीयर में डैमेज हुआ है, तो इट मींस पेशेंट को सिम्टम्स कौन से आएंगे, लेफ्ट साइड के आएंगे। और अगर लेफ्ट साइड में डैमेज हुआ है तो सिम्टम्स कौन से आएंगे, राइट बॉडी के पार्ट में देखने को आपको मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू डीकसेक्शन ऑफ जो आपका नर्व जो होती है वो क्या होती है, डीकसेक्शन करती है कहाँ पे, मेडुला के अंदर डीकसेक्शन करके अपोजिट साइड में जाती है। इसीलिए राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। तो अगर सिम्टम्स आएंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, राइट अटैक हुआ है तो लेफ्ट साइड के सिम्टम आएंगे और लेफ्ट अटैक हुआ है तो राइट साइड के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, राइट हेमिस्फीयर स्ट्रोक, तो यहां पे सिम्टम्स कौन से आएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ सिम्टम्स कौन से पार्ट में होंगे, सिम्टम्स अकर्स इन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। और इसको ऑपोजिट कर दे अपन कि अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम हुई है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में, तो उसकी कंपेयर में स्ट्रोक हुआ है, तो उसकी वजह से पेशेंट को कौन से आएंगे, तो इधर कौन सा जाएंगे, सिम्टम्स अकर इन और राइट साइड ऑफ बॉडी के राइट साइड में आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे जब पर्सन के किस में हो जाए, लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्ट्रोक आपको देखने को मिले। तो ये 2 कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन से पार्ट में सिम्टम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स किस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स कौन कौन से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे पर्सन को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे लाइक नमनेस वाली फीलिंग कहाँ पे आएगी, पेशेंट को फेस पे नमनेस फीलिंग आएगी, फेस हो गया, आर्म्स हो गया, यहाँ पे नमनेस वाली फीलिंग आएगी पेशेंट को, और वीकनेस वाली नमनेस और वीकनेस ऑन द फेस, आर्म एंड लेग, नमनेस और वीकनेस ऑन फेस, आर्म एंड
लेग्स, लेग। और ये जो नमनेस या वीकनेस आएगी वो अगर पेशेंट को राइट साइड में हुआ है तो सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पार्ट में देखने को मिलेगी, और अगर लेफ्ट साइड में हुआ तो सिर्फ राइट साइड वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। दोनों टाइप सेम दोनों तरफ देखने को नहीं मिलेगी, अपोजिट साइड वाली कंडीशंस में ही आपको देखने को मिलेगी। तो नमनेस होगी, पेशेंट को क्या रहेगा, कंफ्यूजन, पेशेंट पूरी तरह से कंफ्यूज आपको देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन क्या होगा, क्योंकि पेशेंट के जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो गए, उसकी वजह से पेशेंट का कंफ्यूजन, मेंटल स्टेटस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन मेंटल स्टेटस, कंफ्यूजन, चेंज इन मेंटल स्टेटस, चेंज इन मेंटल स्टेटस, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रिलेटेड टू अपन बात करें विजन की, विजन से रिलेटेड अपन बात करें तो पर्सन का जो विजन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। लाइक अगर राइट साइड के बाद तो लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड के बाद तो राइट साइड में विजन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो हाफ फील्ड होता है विजन का, जो हाफ फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ हाफ विजन फील्ड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है। इसके अंदर इस कंडीशंस को अपन बोलते हैं हेमिनोपेजिया। स्पेसिफिक वर्ड जो यहाँ यूज किया जाता है वो है हेमिनोपेजिया, एच विजन प्रॉब्लम या विजुअल डिस्टर्बेंस। ओके, मैं आगे अगली स्लाइड पे लिखता हूं, विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। इसके अंदर स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, पहला तो हेमिनोपेजिया, हेमिनोपेजिया इसका मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ हाफ विजन फील्ड, यानी जो आपके आई का जो ये विजन फील्ड है इसमें से हाफ लॉस हो जाता है, हाफ नॉर्मल रहता है। जैसे ये आपकी आई है और इसका जो ये आई का जो फील्ड है तो इसमें आप देखेंगे कि इसका हाफ फील्ड ये तो क्या हो गया, लॉस हो गया है पर्सन का, और ये इधर वाला हाफ नॉर्मल है। तो जो हाफ विजन फील्ड लॉस हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमिनोपेजिया। उसके साथ में पेशेंट को ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड विजन। पेशेंट को डबल विजन हो सकता है, इसको अपन बोलते हैं डिप्लोपिया, डिप्लोपिया डबल विजन। पेशेंट क्या देखने को मिलेगा, डबल विजन। हाफ साइड का नॉर्मल है, हाफ साइड का अबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से पर्सन पूरी तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाएगा और आपको डबल विजन वाली कंडीशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अपन बात करें पेशेंट को डिसफीजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पर्सन पूरी तरह से प्रॉपर स्वेलो नहीं कर पाएगा क्योंकि हाफ फेस क्या हो जाएगा, इधर वाला हाफ लॉस हो गया, हाफ नॉर्मल है, तो प्रॉपर वो स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो डिसफीजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, पर्सन को स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो स्वेलोइंग डिफिकल्टी होगी, उसकी वजह से ड्रूलिंग होगा, सारा फूड जो लेगा वो बाहर की तरफ ड्रूल करेगा, अंदर वो प्रॉपर स्वेलो नहीं कर पाएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे बात करें, पर्सन को डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, पर्सन प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इनकोऑर्डिनेटेड बैलेंस जो है, बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इनकोऑर्डिनेटेड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा पर्सन। एक दूसरे से जो अपन जब चलते हैं तो जो पैरों का जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक पैर और दूसरा पैर का जो कोऑर्डिनेशन अपन बना के चलते हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं कर पाएगा। पर्सन में भी अटेक्सिया कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसके से क्या हो जाएगा, अटेक्सिया आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे क्लिनिकली देखने को मिलेंगे। उससे अलावा कुछ मोटर और सेंसरी सिम्टम और भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अपन बात करें आगे मोटर डेफिशिएट और सेंसरी डेफिशिएट में, जैसे पेशेंट को कुछ अदर सिम्टम्स यहाँ बात करें, जैसे मोटर डेफिशिएट में और क्या क्या आएंगे, और मोटर डेफिशिएट अपन यहाँ बात करें तो पेशेंट को हेमीपैरेसिस हो जाएगा, हेमीपैरेसिस, हेमीपैरेसिस, पैरेसिस वर्ड का मीनिंग होता है वीकनेस। एक होता है पैरालिसिस और एक होता है पैरेसिस। तो पैरेसिस का मीनिंग होता है वीकनेस और पैरालिसिस का मीनिंग होता है परमानेंट लॉस हो जाना। तो वीकनेस होना, तो हेमीपैरेसिस, हेमी का मीन्स हाफ, पैरेसिस मीन्स वीकनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन को हाफ बॉडी वीकनेस,
और दूसरा होता है हेमी पैरालिसिस। पेशेंट को क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। हेमीप्लीजिया जिसको अपन बोलते हैं, हेमीप्लीजिया, हेमीप्लीजिया दैट इज पैरालिसिस ऑफ हाफ बॉडी। वन जो आपका हाफ है, जैसे दो पार्ट कर दिए, हाफ वाला पार्ट इधर वाला पैरालिसिस हो गया, इधर वाला नॉर्मल है। और कौन सा कैसे होगा, अगर राइट साइड है तो लेफ्ट साइड वाला हेमीपैरेसिस, और लेफ्ट साइड वाला तो राइट साइड वाला हेमीपैरेसिस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा पर्सन को अटेक्सिया हमने ऑलरेडी लिख लिया, पेशेंट लड़खड़ा के चलेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जो स्पीच का जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है स्पीच मसल्स का, वो भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा। पर्सन को डिसआर्थरिया हो जाएगा। पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर स्पीच का कोऑर्डिनेट करके नहीं कर पाएगा। तो डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच मसल। और जब स्पीच मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं होगी तो पर्सन प्रॉपर्ली स्पोकन नहीं कर पाएगा, स्पीच प्रॉपर नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाएगा। तो वो आपको यहाँ एक एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद अपन आगे बात करें और क्या सिम्टम्स इस पर्सन में देखने को मिलेंगे आपको अगर डिसआर्थरिया का पेशेंट है तो। उसके अलावा डिस्फेजिया हम ऑलरेडी पढ़ लिया कि पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगी, प्रॉपर स्वेलो नहीं कर पाएगा। उसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें वर्बल से रिलेटेड तो पेशेंट को अफेजिया देखने को मिलेगा, लाइक रिसेप्टिव अफेजिया हो सकता है, एक्सप्रेसिव अफेजिया हो सकता है, जो हम ऑलरेडी डिटेल में आगे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पर्सन को वर्बल प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी, वर्बल डेफिसिट। वर्बल डेफिसिट में आपको देखने को मिलेगा अफेजिया, अफेजिया यानी लैक ऑफ स्पीच। और लैक ऑफ स्पीच में आपको दो कंडीशन याद रखनी है यहाँ पे, एक्सप्रेसिव अफेजिया भी हो सकता है, एक्सप्रेसिव अफेजिया, और इट मे बी रिसेप्टिव अफेजिया, रिसेप्टिव अफेजिया। तो पेशेंट को एक तो एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्सप्रेस का मीनिंग होता है यहाँ पे दो एरिया अपन ने पढ़े थे, एक आपका ब्रोकास एरिया और एक वर्निक्स एरिया। ब्रोकास एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिव स्पीच, यानी आप जो मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज मेरे ब्रोकास एरिया रेस्पॉन्सिबल है, मेरा जो मोटर स्पीच हो रहा है वो ब्रोकास एरिया के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रोकास एरिया में डैमेज होता है तो एक्सप्रेसिव अफेजिया हो जाएगा, और अगर वर्निक्स एरिया में डैमेज होता है तो पेशेंट को रिसेप्टिव अफेजिया हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है हमने देखे वेरियस टाइप के सिम्टम्स। बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर राइट साइड डैमेज हो रहा है तो सिम्टम्स सारे लेफ्ट साइड में होंगे, और लेफ्ट साइड डैमेज हो रहा है तो सिम्टम्स सारे राइट साइड में होंगे। क्लियर है। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें आगे कि ये जो कंडीशन है इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, आप इस्केमिक स्ट्रोक में क्या क्या कर सकते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। तो हम कैसे इसको असेस करेंगे और क्या क्या इसमें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो बात करें इसके अंदर असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की, तो वेरियस टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या करेंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बताएगा उसके बारे में, क्योंकि सिम्टम्स के बेस पे पेशेंट के स्ट्रोक के बारे में आपको सारा टाइम से उससे पता चलेगा। तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आपने हिस्ट्री कलेक्ट करी तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा कि पेशेंट को एक सडनली ऐसे लॉस ऑफ फंक्शन हो गया था, सडनली गिर गया था, सडनली चलने में प्रॉब्लम हो गई, सडनली एक साइड का पार्ट ऐसे हो गया, इतनी बजे हुआ था, इतना ड्यूरेशन हो गया, वो सारा आपको हिस्ट्री। और उसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट की एक साइड की बॉडी पूरी प्रॉपर काम नहीं कर रही, वो सारा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। उसके अलावा और अपन क्या कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसमें आपको नर्वस सिस्टम के फंक्शंस का पता चलेगा। उसके अलावा अपन यहाँ पे एनसीसीटी कर सकते हैं। एनसीसीटी, एनसीसीटी का मीनिंग होता है, एनसीसीटी यानी नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन।
यानी एक होता है जिसके अंदर अपन पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट यानी डाई देते हैं और उसके बाद सीटी स्कैन करते हैं, और एक टाइप की सीटी होती है जहाँ पे डाई नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे हमेशा हमें नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करना है, कभी भी डाई वाला सीटी स्कैन यहाँ पे परफॉर्म हमें नहीं करना है। तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करेंगे और सीटी स्कैन से आपको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा, टाइप ऑफ स्ट्रोक, यहाँ पे इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो सीटी स्कैन से हमें क्या पता चल जाएगा कि इस्चेमिक है और हेमरेजिक है, किस टाइप का शोक हुआ है पेशेंट को, उसके लिए आपको क्या करना है, सीटी स्कैन करना है। आपको सीटी स्कैन करके देखना है कि पेशेंट को किस टाइप का स्ट्रोक आया है, इस्चेमिक आया है या हेमरेजिक आया है। जो भी टाइप का स्ट्रोक आया है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसके बेस पे आपके पेशेंट को मैनेजमेंट देना है। तो एनसीसीटी हम कर सकते हैं, उसके अलावा आप पेशेंट का ईसीजी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर कोई कार्डियोजेनिक कोज है तो उसके अलावा हम एमआरआई कर सकते हैं, तो वो भी अपन यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो ईसीजी आप कर सकते हैं कार्डियक मॉनिटरिंग कार्डियोजेनिक स्ट्रोक के अंदर, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पेशेंट को क्या है, इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है या स्ट्रोक है, सीवियर हुआ है, वो सारा आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके साथ में यहाँ पे आपको कुछ प्रिवेंशन के मेजर्स होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं। प्रिवेंशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो रिस्क फैक्टर है उन सबको हमें कम करना है। जैसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, आपको पता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन या एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो लिपिड की वजह से ज़्यादा होता है। तो लिपिड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, यानी अगर पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो लिपिड को हमें अवॉइड करना है। स्पेसिफिकली स्मोकिंग को हमें अवॉइड करना है, अल्कोहल कंजप्शन हमें अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रिवेंशन का काम करती है, आपके रिस्क को कम करवाती है। तो पेशेंट को अवॉइड करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। आपको ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसके लिए कंटिन्यूस मेडिकेशन लेनी है, लिपिड डाइट कम करनी है, अगर डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल रखना है। तो वो सारी चीज़ें, उसके अलावा एक्सरसाइज प्रॉपर करवानी, पेशेंट को एक्सरसाइज करनी है डेली। एक्सरसाइज करेंगे तो जो स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम प्रिवेंशन में अप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट को आगे फर्दर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, इसके अंदर एक असेसमेंट हम करते हैं। अगर पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है तो उसके अंदर एक सिंपल सा ट्रिक बनाया हुआ है असेसमेंट के लिए। वो ट्रिक आपको याद रखनी है असेसमेंट के लिए, वो है बी फास्ट। एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, बी फास्ट। यानी जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम दिखे आपको बहुत ज़्यादा फास्ट रहना है। बी फास्ट यानी फास्ट रहना है। ये जो बी फास्ट है, ये बी फास्ट एक सिंपल सा ट्रिक बनाया गया है इसको याद रखने का। और इसमें बी फास्ट का मीनिंग क्या होता है वो अपन यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो बी का मीनिंग यहाँ पे सबसे पहले बी की बात करें तो बी इज रिलेटेड टू बैलेंस, ई फॉर आई, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म, और एस फॉर स्पीच, और टी फॉर टाइम। तो जब भी आप किसी पर्सन को देख रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन, नॉट है मेडिकल पर्सन, हर एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये याद रखना जरूरी है। अगर आप एज ए नॉर्मल पर्सन है, एज ए नर्स है, कुछ भी है, तो आप दिमाग में ये रखें, एक स्पेसिफिक कंडीशन याद रखें बी फास्ट नाम से, कि ये बी फास्ट अगर है कुछ भी तो इसमें क्या करना है। बी का मीन सबसे पहले अपन बात करें, बी इज रिलेटेड बैलेंस। यानी जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक आएगा उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, पर्सन इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कम खत्म हो जाएगा। इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ वीक हो जाएगा, एक तरफ स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इम्बैलेंस वाली कंडीशन आ रही है, मतलब इंडिकेशन हो सकता है स्ट्रोक का। तो बैलेंस में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस। आई की बात करें तो यहाँ पे विजुअल इंपेयरमेंट आपको देखने को मिलेगा, हाफ साइड का लॉस हो जाएगा, हाफ साइड का नॉर्मल है, डिप्लोपिया होगा पेशेंट को, ब्लड विजन होगा। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत ध्यान रखें, विजन डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पे हो जाएगा, विजुअल डिस्टर्बेंस। उसके साथ में नेक्स्ट आपका फेस। फेस की बात करें तो जो फेस जो है एसिमेट्रिक हो जाएगा, वन साइडेड, फेशियल मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेगी, लूज हो जाएगा फंक्शंस, और वन साइडेड नॉर्मल रहेगा। तो एसिमेट्रिक फेस आपको देखने को मिलेगा, एसिमेट्रिक फेस, एसिमेट्रिक फेस। उसके बाद अपन बात करें आर्म की। आर्म की बात करें तो आर्म जो है वन साइडेड वीक हो जाएगी, वन साइडेड नॉर्मल हो जाएगी। तो आर्म में क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, वीकनेस। नेक्स्ट आपका स्पीच। स्पीच जो है पर्सन का प्रॉपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वन साइडेड वीक हो गया, वन साइडेड नॉर्मल है, तो पर्सन स्पीच में डिफिकल्टी होगी, तो स्पीच प्रॉपर नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच।
अगर ये सारे सिम्टम पेशेंट में प्रेजेंट है, इम्बैलेंस हो रहा है, आईज में विजन में रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट का फेस डिस आपको सिमेट्री नहीं है प्रॉपर, पेशेंट का वीकनेस हो गया आम में, या फिर पेशेंट को स्पीच प्रॉपर नहीं कर पा रहा, तो ये सारे सिम्टम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? स्ट्रोक को। और इसीलिए ये क्या है? टाइम टू कॉल मेडिकल इमरजेंसी। जो आपकी मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटी है उसको तुरंत कॉल करें और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को क्या हो गया है? स्ट्रोक वाली कंडीशंस आ गई है, और आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके पेशेंट को तुरंत कहाँ शिफ्ट करें? हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। तो ये मैनेजमेंट हमें ये जो असेसमेंट है बी फास्ट नाम से जो असेसमेंट होता है, ये बी फास्ट, ये आपको याद रखना है कि बी फास्ट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे क्या हमें हेल्प मिलती है। तो आप किसी भी पर्सन को, चाहे वो घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, चाहे आप नॉर्मल पर्सन है, चाहे आप मेडिकल पर्सन है, ये दिमाग में रखिए। और अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत उसको क्या करना है? हमें मेडिकल इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना है। नेक्स्ट आगे बात करें मैनेजमेंट, क्या हम स्ट्रोक का मैनेजमेंट करेंगे? इस्चेमिक स्ट्रोक का, इस्चेमिक स्ट्रोक के मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? अगर पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, तो पहले उसको ट्रीट करना है, उसके बाद हमें स्ट्रोक से रिलेटेड मैनेजमेंट देना है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो फर्दर और स्ट्रोक आने के चांसेस है। तो पहले हमें एप को ट्रीट करना है, आर्टरियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करना है, फर्दर हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे? वहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो पहले आपको एप को ट्रीट करना है, आर्टरियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो उसके लिए आपके पेशेंट को, अगर आर्टरियल फिब्रिलेशन की वजह से स्ट्रोक हुआ है तो हम पेशेंट को ड्रग देंगे यहाँ पे वारफरिन। कौन से पेशेंट में? एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है और उसकी वजह से क्या हो गया? पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, तो हम क्या दे देंगे? वारफरिन दे देंगे। अगर वारफरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर वारफरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अगर वारफरिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम वारफरिन नहीं दे सकते इस पेशेंट को, तो उस कंडीशन में इसके रिप्लेसमेंट में हमें जो ड्रग मिलती है वो हम दे सकते हैं एस्पिरिन। इफ वारफरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एस्पिरिन आप दे सकते हैं। वारफरिन जब आप पेशेंट को देते हैं तो वहां पे आपको कंटिन्यूस ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग जो है उसके लिए आपको टाइमिंग जो आपका प्रोथ्रोपिटी INR वो जो है मॉनिटर करना है। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जो INR है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, वो वारफरिन के लिए आपको INR मेंटेन रखना है। INR 2 to 3, 2 से 3 के बीच में हमें क्या करना है? मेंटेन करके रखना, ना तो इससे कम होना चाहिए ना ही इससे ज्यादा होना चाहिए जब वारफरिन थेरेपी चल रही है एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को, जिसको स्ट्रोक हुआ है उस पेशेंट में। ये दोनों ड्रग हम यूज करेंगे एस्पिरिन के लिए। उसके अलावा जो मेन मैनेजमेंट जो आता है वो आता है, पेशेंट को हम क्या देते हैं यहाँ पे? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली इसके रिलेटेड क्वेश्चंस याद रखने। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या होती है? नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट क्या होता है? पहला हो गया ये वारफरिन दे देंगे, दूसरा अपन क्या करते हैं? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक ड्रग आती है जिसको अपन बोलते हैं TPA नाम से ड्रग आती है, इसको फुल फॉर्म है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये ड्रग यहाँ पे यूज की जाती है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या होती है? बात करते हैं इसकी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की बात करें यहाँ पे, ये थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या है? तो इसके अंदर क्या करते हैं हम? एक स्पेसिफिक टाइप का TPA क्या होता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA। ये जो ड्रग होती है ये हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या करती है? प्लाज्मिनोजन को एक्टिव करके प्लाज्मिन में कन्वर्ट करवाती है, और जब प्लाज्मिन एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है? जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है उसको, थ्रोम्बस को तोड़ देता है। थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट आपको देखने को यहाँ पे, फिब्रिनोलाइसिस जो इफेक्ट है वो थ्रोम्बस या भी जो फिब्रिन बना है उसको क्या करेगा? तोड़ देगा। फिब्रिनोलाइसिस आपको देखने को मिलेगा। तो होता क्या है यहाँ पे? जो TPA है, ये TPA किससे बाइंड होता है? TPA बाइंड टू
फिब्रिन, स्पेसिफिक कंटेंट होता है ब्लड के अंदर, इसका नाम है फिब्रिन। तो ये टीपीए किससे जाके बाइंड होगा, फिब्रिन से बाइंड होगा। और ये फिब्रिन क्या करेगा, फिब्रिन जो आपका प्लाज्मिनोजन होता है, प्लाज्मिनोजन, इसको किस में कन्वर्ट कराएगा, प्लाज्मिन में। प्लाज्मिनोजन किस में कन्वर्ट कराएगा, प्लाज्मिन में। और कौन करा रहा है यहाँ पे, ये फिब्रिनोजन। तो ये जो फिब्रिन है वो किस में कन्वर्ट करा दिया इसने, प्लाज्मिनोजन में। प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा दिया। और प्लाज्मिन जो होता है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिनोलाइसिस। और जब फिब्रिनोलाइसिस आपका स्टार्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये टीपीए थेरेपी हम यूज करते हैं पेशेंट में। क्या है इसके अंदर, टीपीए क्या बाइंड होता है, फिब्रिन पे बाइंड होता है। फिब्रिन क्या करता है, जो आपका जो प्लाज्मिनोजन है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराएगा, और प्लाज्मिन क्या करेगा, आपके फिब्रिनोलाइसिस प्रोसेस को कंटिन्यू यहाँ पे रखेगा। तो ये थेरेपी हम देंगे। इस थेरेपी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। जैसे पहला अपन बात करें इसका डोज, कितना डोज पे अपन पेशेंट को ये ड्रग देते हैं। तो डोज की बात करें, डोज दैट इज 0.9 mg पर kg। 1 kg के लिए आपको कितना देना है, 0.9 mg देना है। और इसका मैक्सिमम डोज जो हम किसी पर्सन को दे सकते हैं, किसी भी पर्सन को उसको हम दे सकते हैं, मैक्सिमम डोज जो है वो है आपका 90 mg। यानी किसी भी पर्सन को आपको 90 mg से ज्यादा डोज नहीं देनी है। जैसे 90 mg की बात करें तो जिस पर्सन का वेट 100 kg होगा उसका डोज कितना आएगा, 90 mg आएगा। अगर किसी पर्सन का वेट 100 से ज्यादा है, किसी पर्सन का वेट 100 से 110, 120, 130 है, तो उस कंडीशन में भी हमें पेशेंट को 90 mg ही ड्रग देनी है, उससे ज्यादा ड्रग पेशेंट को नहीं देनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो टीपीए हम यूज करते हैं, टीपीए ड्रग दी जाती है, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर। ये ड्रग, इसमें यूरोकाइनेज, साइटोकाइनेज जो ड्रग्स आती है वो एग्जाम्पल है इसके। तो ये जो ड्रग दी जाती है इसका नॉर्मल डोज कितना होता है, तो आंसर होगा 0.9 mg पर kg। और इसका मैक्सिमम डोज हम कितना दे सकते हैं किसी पर्सन को, तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम हम 90 mg दे सकते हैं, उससे ज्यादा कभी भी पेशेंट को नहीं देना है। ये जो डोज आती है, जैसे आपने कैलकुलेट किया कि पर्सन का वेट है 100 kg, आपने कैलकुलेट किया कि पेशेंट का वेट कितना है, 100 kg है, और उस 100 kg वाले पेशेंट को आपने ड्रग दिया, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर ड्रग आपने कैलकुलेट किया उसके लिए। और जब आप उसको ड्रग ये देंगे, पेशेंट का वेट कितना 100 kg है, तो आप 100 से जब इस 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डोज कितना आएगा, 90 mg। जैसे अपन यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने किसी पर्सन को ड्रग दिया है, पेशेंट वेट कितना है, पेशेंट वेट 100 kg का पर्सन है, तो इसको हमें डोज कितनी देनी है, डोज क्या आ जाएगी आपकी पेशेंट की, वेट इंटू 0.9 पर kg है, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर हो जाएगा आपका 90 mg। पर्सन को आपको कितनी देनी है, 90 mg देनी है। अब इस 90 mg डोज को हमें कभी भी एक साथ नहीं देना है, इसका कुछ अमाउंट हमें बोनस देना है और कुछ अमाउंट जो है हमें पेशेंट को इन्फ्यूजन के थ्रू देना है। तो वो कैसे याद रखेंगे, तो जो कैलकुलेटेड डोज आएगा, कैलकुलेटेड डोज 90 mg जो आया है, इसका 10% हमें सडनली आईवी बोलस देना है, और इसका जो 90% अमाउंट आएगा उसको हमें क्या करना है, आईवी थ्रू आईवी इंट्रावेनस देना है, आईवी इन 1 आवर, 1 घंटे में हमें इसको फिनिश करना है। और किसके थ्रू देना है, थ्रू सिरिंज पंप। जो सिरिंज पंप होता है उसके थ्रू हमें पेशेंट को ये देना है। तो सिरिंज पंप के थ्रू आप रिमेनिंग 90% डोज को देंगे, तो टीपीए का डोज जो टोटल आएगा उसका 10%, यानी अगर आपका 90 mg ड्रग दिया है अपने पेशेंट को देना है, तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 9 mg। तो आप क्या करेंगे, 9 mg तो स्ट्रेट उसको क्या लगा देंगे, आईवी बोलस लगा देंगे। और रिमेनिंग जो आपका बचा है दैट इज 81 mg। रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 81 mg। इस 81 mg को आप इन्फ्यूजन पंप पे 81 ml पर 81 mg जितने भी ml में है उसको आपको 1 घंटे में पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप के थ्रू डायरेक्टली स्टार्ट करना है। तो ये 90% डोज हमें स्लोली इन्फ्यूजन के थ्रू देना है, 1 आवर में फिनिश करना है। और जो आपका 10% अमाउंट है उसको हमें
सडनली आईवी बोलस लगाना है टीपीए का। तो ये डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हमें ध्यान रखनी होती है। जब भी आप टीपीए स्टार्ट करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं कि एक ही साथ पूरा पूरा डोज दे दिया और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ड्रग जो है याद रखनी है 9 mg हम पहले देते हैं, उसके बाद रिमेनिंग को हम बंद देते हैं 1 घंटे के अंदर। इस ड्रग का जो मेजर साइड इफेक्ट होता है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन जो इसका साइड इफेक्ट है टीपीए का साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट्स की बात करें, यहाँ मेजर जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ टीपीए। टीपीए का जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो आपका आंसर होगा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होना साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जब भी हम किसी पर्सन को टीपीए लगाते हैं तो वहां आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेने, लाइक आपको बार बार अगर आपने टीपीए लगा दिया तो उसके बाद आईवी पंक्चर नहीं करना है। अगर आपको एनजी ट्यूब कुछ डालनी है तो उसको अभी नहीं डालनी, बाद में डालनी है। मे भी पॉसिबल है वो अंदर जाके एपिस्टेक्सिस कोज कर दे, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। और भी कोई ऐसा मेजर लाइक आईएम इंजेक्शन हमें उस टाइम के लिए नहीं लगाना है। तो आईवी लाइंस है तो उसको हमें चेक करते रहना है कि वहाँ से कोई ब्लीडिंग लीक तो नहीं कर रहा है। सीवीपी लाइन से चेक करना है, हर जगह से हमें क्या करना है, मेजर करते रहना, चेक करते रहना, ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो। अगर आपने टीपीए दिया है तो टीपीए जब देते हैं तो 24 आवर्स आपके लिए क्रूशियल होते हैं, वहाँ पे हमें पूरी तरह से पेशेंट को ध्यान रखने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो हम पेशेंट को टीपीए यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो टीपीए जो है वो कितने टाइम के लिए देना होता है और कब हमें प्रोवाइड करवाना होता है। तो जो टीपीए थेरेपी अपन देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं, ये विद इन 3 आवर के अंदर आपकी क्या हो जानी चाहिए, स्टार्ट हो जानी चाहिए या मिल जाना चाहिए। तो ये टीपीए जो है कितने टाइम में मिल जाना चाहिए पेशेंट को। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, नेक्स्ट आप एरो लिख के लगाएंगे, थ्रोम्बोलाइटिक therapy only effective when given within 3 hours of stroke attack। पेशेंट को जो स्ट्रोक का अटैक आया है उसके 3 घंटे के अंदर आपने थेरेपी दिया है तो ही ये इफेक्टिव होगी। उसके बाद अगर अपन देंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है, इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी थेरेपी कितने टाइम में, विद इन 3 आवर्स में। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक कब आया है पेशेंट को, स्ट्रोक का ड्यूरेशन क्या था, और उस 3 घंटे में ही आपको पेशेंट को ये थेरेपी प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद आप दोगे तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है, जब अपन पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं तो इसके लिए हम कौन से पेशेंट को थेरेपी टीपीए दे सकते हैं और कौन से पेशेंट को टीपीए नहीं दे सकते हैं। तो इंडिकेशन फॉर टीपीए, किस किस पेशेंट के लिए टीपीए इंडिकेटेड होता है। इंडिकेशन फॉर टीपीए, टीपीए हम किस पेशेंट को दे सकते हैं या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हम किस पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन, जैसे एज की बात करें सबसे पहले तो पेशेंट की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मोर, 18 साल या उससे ज्यादा एज होनी चाहिए पर्सन की। अगर उससे कम है तो टीपीए मोस्टली अवॉइड किया जाता है, वो आपको नहीं देना है। पेशेंट का दूसरा कि जो स्ट्रोक है वो इस्चेमिक स्ट्रोक होना चाहिए। इस्चेमिक स्ट्रोक, अगर पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो वहां टीपीए नहीं देना है, नहीं तो पेशेंट को और ज्यादा ब्लीडिंग होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो टीपीए सिर्फ किस पेशेंट को देना है, जिसको इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है उसी को देना है। तीसरा, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 3 आवर्स। 3 आवर्स का पीरियड है, पीरियड जो है 3 आवर्स ऑफ स्ट्रोक अटैक। अगर 3 आवर्स के बाद अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको टीपीए देने का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं रहेगा, उससे कोई बेनिफिट पेशेंट को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको बीपी से भी ध्यान रखना है। जैसे बीपी की बात करें तो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नियर बाई 185, या तो इससे कम होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो आपको टीपीए नहीं देना है। तो नियर टू 185 और इक्वल टू 185, और डायस्टोलिक आपको यहाँ पे 110 और इक्वल और मोर लेस देन 110 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप पेशेंट को टीपीए नहीं दे सकते। उसके साथ साथ में पेशेंट किसी टाइप का कोई भी एंटी कोगुलेंट थेरेपी पर नहीं होना चाहिए। नो एंटी कोगुलेंट
अगर पेशेंट कोई एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो वहां पे भी हम टीपीए अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस पर्सन में हो सकते हैं, तो वहां पे भी हमें नहीं देना है। प्लेटलेट जो है पर्सन की वो 10,000 या उससे 1 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। प्लेटलेट जो है आपकी 1 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। प्लेटलेट मोर देन और इक्वल टू 1 लाख होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो हम पेशेंट को टीपीए नहीं देंगे। और उसके साथ में आपको यहाँ स्पेसिफिकली पीटी आईएनआर भी ध्यान रखना है। अगर पीटी आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइप पीटी जो है वो 15 सेकंड से इक्वल या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पीटी जो है वो कितना होना चाहिए, 15 सेकंड के इक्वल और उससे कम होना चाहिए। और आपका आईएनआर जो है वो कितना होना चाहिए, आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो दैट इज शुड बी 1.7 या उससे कम, 1.7 या इससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा आपका आईएनआर नहीं होना चाहिए। तो ये आईएनआर भी हमें ध्यान रखना है, पीटी भी हमें याद रखना है, प्लेटलेट भी लेवल हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, नॉट सॉरी, आईएनआर इज शुड बी मोर देन, नॉट लेस देन, इट्स मोर देन 1.7। तो ये हमें ध्यान रखना है। पीटी आईएनआर के बारे में सारा आपको नॉन कोगुलेंट है, सारी थेरेपी हमें क्या क्या किस किस पेशेंट को हम टीपीए दे सकते हैं उनकी कैटेगरी है ये। अगर किसी पर्सन को आप टीपीए नहीं दे सकते इन सारी कंडीशन, जैसे पर्सन की कोई कंडीशन ऐसी है कि जैसे उसका प्लेटलेट नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा प्लेटलेट है नहीं, या फिर जो एज है वो 18 ईयर से कम है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो वहाँ हम कौन सी थेरेपी देते हैं, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं हेपेरिन या लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जो है वो हम पेशेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अगर पेशेंट को आप टीपीए प्रोवाइड नहीं कर सकते तो। और लास्ट जो आता है वो आता है दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका नर्सिंग मैनेजमेंट का कि हमें क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोबिलिटी। पेशेंट को पूरी तरह से, जैसे ही स्ट्रोक होता है उसके बाद पेशेंट बेडेड हो जाएगा, पूरी तरह से वीक हो जाएगा, तो हमें मोबिलिटी पे ध्यान देना है। पेशेंट को क्या करवाना है, मोबिलिटी प्रोवाइड करानी है, मूवमेंट जितना पॉसिबल हो उतना मूवमेंट करवाना है, मोबिलिटी, ताकि पेशेंट की वीकनेस कम हो और बेड सोर होने के चांसेस भी कम हो जाए। उसके अलावा पोजीशन चेंज हमें एवरी 2 आवर्ली हमें क्या करना है, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज जो आपको करनी है एवरी 2 आवर्ली आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। हर 2 घंटे में आपको पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है। उसके साथ में इम्पोर्टेंटली हमें ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसको हमें अगर पॉसिबल हो तो एवरी 15 to 30 मिनट के लिए प्रोन पोजीशन देना है, ताकि आपका हिप का थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए। और जब हिप एक्सटेंड रहता है तो ये वॉकिंग के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जब हम वॉकिंग करते हैं तो हिप एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगा। तो जब पेशेंट बेड रिडन है तो हम उसको थोड़ा प्रोन पोजीशन लेटा कर रखें, ताकि हिप एक्सटेंड रहे और जब वो वॉकिंग करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोन पोजीशन दे सकते हैं आप पेशेंट को, प्रोन पोजीशन फॉर 15 to 30 मिनट। इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अलाउड है तो आप पेशेंट को 15 से 30 मिनट के लिए उल्टा लेटा सकते हैं। उसके अलावा एम्बुलेशन, अर्ली एम्बुलेशन, जितना अर्ली पॉसिबल हो उसको एम्बुलेशन स्टार्ट करें, ताकि मसल ज्यादा वीक नहीं हो। और स्पेसिफिकली एक कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, इसको अपन बोलते हैं नेग्लेक्ट सिंड्रोम। नेग्लेक्ट सिंड्रोम, नेग्लेक्ट सिंड्रोम का मीनिंग होता है कि जो पार्ट वीक हो गया, जैसे पेशेंट का लेफ्ट साइड क्या हो गया, वीक हो गया, तो पर्सन क्या करता है, लेफ्ट साइड को नेग्लेक्ट कर देता है, उसका ध्यान रखना बंद कर देता है, उसकी तरफ सोचना बंद कर देता है, और उसकी वजह से उस पार्ट में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, मसल्स बहुत वीक हो जाती है। तो हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जो वीक वाला पार्ट है उस पर हमें एक्सरसाइज करवानी है, उसको मालिश जो भी है, जो भी करनी है ऑयल से, वो सारी एक्सरसाइज प्रॉपर करवानी है, उसकी जितना भी पॉसिबल है वो सारा हमें उसमें करवाना है। तो नेग्लेक्ट सिंड्रोम को हमें क्या करना है, अवॉइड नेग्लेक्टिंग, अवॉइड नेग्लेक्टिंग कौन सा पार्ट, वीक साइड पार्ट। जो वीक साइड पार्ट है उसको हमें नेग्लेक्ट करने से अवॉइड करना है, अदरवाइज पेशेंट को क्या हो जाएगी, वीकनेस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी और पेशेंट पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, फोकस करके रखना है। नेक्स्ट जो है, ये आपका फर्स्ट टाइप जो था वो था इस्चेमिक स्ट्रोक से रिलेटेड। सेकंड जो आपके पास है वो है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। अब अगर पेशेंट की कंडीशंस आती है कि हेमरेज हो गया, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज की वजह से कंडीशंस आती है, तो उसके अपन बात करते हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक में आपको क्या क्या कंडीशंस देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो फर्स्ट टाइप इस्चेमिक स्ट्रोक खत्म, सेकंड टाइप आपका हेमरेजिक स्ट्रोक।
हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे जो मेन कॉज है वो क्या हो गया, ड्यू टू ब्लीडिंग। हेमरेज होने की वजह से पेशेंट को क्या हो गया है, पेशेंट को स्ट्रोक आया, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक, जो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। नियर बाई अपन ने ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ा था, हेमरेजिक स्ट्रोक कितने परसेंट केसेस में आपको देखने को मिलता है, 15% केसेस जो होते हैं वो आपके किसके हो सकते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक के हो सकते हैं। और मेन कोज क्या होता है, कोज्ड बाई इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। इंट्राक्रेनियल जो आपका या सब एर्कनोइड जो ब्लीडिंग है उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो कोज्ड बाई इंट्राक्रेनियल, कोज्ड बाई इंट्राक्रेनियल और सब एरेक्नोइड ब्लीडिंग। तो जो इंट्राक्रेनियल या सब एरेक्नोइड ब्लीडिंग हेमरेज है उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को हेमरेज की वजह से पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी कंडीशंस है जो आपको कभी कभी हेमरेजिक स्ट्रोक में आपको ये कंडीशंस देखने को मिलेगी कि पेशेंट को अंदर ब्लीडिंग हुआ है, इंट्राक्रेनियल हुआ है, इट में भी सब एरेक्नोइड हुआ है। मोस्टली जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है लाइक एपिड्यूरल या फिर जो इसके बाद जो ब्लीडिंग है बाहर वाली एक्सटर्नल ब्लीडिंग, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इंटरनल अगर ब्लीडिंग हो जाएगी तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और उसमें स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात करें इसके कोजेस, क्या क्या इसमें कोज हो सकते हैं, कोजेज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे मेन कोज होता है स्पॉन्टेनियस रप्चर। जो आपका जो आर्टरीज होती है, स्पेसिफिकली आर्टरीज वो क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाती है। ब्रेन की जो आर्टरीज है, स्मॉल वेसल्स है, वो क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाती है। और नियर बाई 80% केसेस, 80% केस में आपको देखने को मिलता है कि जो पर्सन की आर्टरीज है वो स्पॉन्टेनियस रप्चर हो गया, पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया। तो मेन कोज क्या है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ स्मॉल वेसल। नियर बाई 80% केसेज में आपको यही देखने को मिलेगा, 80% केस में स्मॉल वेसल जो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है पर्सन की। तो उसकी वजह से आपको हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और स्मॉल वेसल्स रप्चर क्यों होती है, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो इसका मेन कोज है दैट इज हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से स्मॉल वेसल्स रप्चर हो सकती है और हाइपरटेंसिव पेशेंट में हेमरेजिक स्ट्रोक आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। उसके अलावा पेशेंट में और क्या हो सकता है, एन्यूरिज्म। पेशेंट में क्या है, एन्यूरिज्म है, तो एन्यूरिज्म का क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, रप्चर एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म इज आल्सो ए कॉमन कॉज फॉर हेमरेजिक स्ट्रोक। यहाँ पे भी एन्यूरिज्म की वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ और कंडीशंस है जो आपको यहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक शो करेगी, लाइक कुछ और कंडीशंस में आपको हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिलेगा। जैसे अपन बात करें इंपोर्टेंटली, यहाँ पे पहले जो कंडीशंस अपन बात करते हैं वो है आपकी इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। पेशेंट को इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज हुआ है तो वो क्या क्या कौन कॉज कर सकता है, कोजेस के अंदर नेक्स्ट है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। और इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज की बात करें तो सेरिब्रल हेमरेज जो होता है, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरटेंशन। तो इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज भी किसकी वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन होगा तो जो स्मॉल वेसल से क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट को इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज आपको देखने को मिलेगा। तो इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है। उसके साथ साथ में पेशेंट को इंट्रा क्रेनियल हेमरेज हो सकता है, इट में भी किसी भी वजह से हो सकता है, इंट्रा क्रेनियल हेमरेज। और इंट्राक्रेनियल हेमरेज के अंदर मोस्टली आपको देखने को मिलता है एन्यूरिज्म की वजह से, एन्यूरिज्म रप्चर। और एन्यूरिज्म की बात करें तो मोस्टली जो एन्यूरिज्म रप्चर आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जो आपकी सर्कल ऑफ विलस है, सर्कल ऑफ विलस या विलस, इसके अंदर एन्यूरिज्म होता है और इसका रप्चर होना कॉमनली कोज होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज या क्या करेगा, सब एरेक्नोइड हेमरेज, सब एरेक्नोइड हेमरेज। तो पेशेंट को इट में भी पॉसिबल सब एरेक्नोइड हेमरेज हो जाए, इट में भी पॉसिबल इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाए, किसकी वजह से, रप्चर ऑफ सर्कल ऑफ विलस के अंदर जो एन्यूरिज्म हुआ है उसका रप्चर होने की वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। और एक और स्पेसिफिक कंडीशन है यहाँ पे, वो है AVM,
आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है। आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, और इसके अंदर क्या होगा तो शॉर्ट में अपन बोलते हैं AVM। आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन में अपन बात करें, इसके स्ट्रक्चर्स अगर अपन ड्रॉ करें तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर अपन बात करें यहाँ पे तो जैसे ये ब्लड वेसल्स है, ये एक ब्लड वेसल्स है, फिर एक और ब्लड वेसल्स है, फिर एक और ब्लड वेसल्स है, मल्टीपल ब्लड वेसल्स है, और इधर क्या होती है आपकी वेन्स होती है। नॉर्मली ये वेन है और ये ब्लड वेसल्स है, और इनके बीच के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, फाइन फाइल सी मल्टीपल वेसल्स प्रेजेंट, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपल बंच ऑफ, जिनको अपन बोलते हैं कैपिलरीज। ये क्या होती है, फाइन फाइन सी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, इधर आपकी आर्टरीज, इधर वेन, और बीच में क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज, फाइन फाइन सी वेसल्स होती है कैपिलरीज। लेकिन नॉर्मली अपन इस कंडीशंस में बात करें AVM के अंदर, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन में, तो इसमें क्या होगा, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, इनके अंदर किसी टाइप का कोई भी यहाँ पे कैपिलरीज नहीं होती है, सारी क्या बन जाती है, आर्टरी और वेन दोनों मिलके एक साथ एक ग्रुप बना लेती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन। तो ये क्या कहलाता है, AVM, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन। और यहाँ कैपिलरीज नहीं होती है तो उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड जो है एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से जो वेन हो जाती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे ओवर डायलेट हो जाती है, और वेन जब ओवर डायलेट हो जाएगी इस पार्ट की तो उसकी वजह से वहां पे रप्चर हो सकता है, और रप्चर होने से क्या हो जाएगा, पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तो AVM जो है उसकी वजह से हो सकता है, और AVM जो सबसे कॉमन देखने को मिलता है आपको यंग एडल्ट के अंदर, मोस्ट कॉमन कॉज होता है AVM। तो रप्चर ऑफ AVM यानी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन यंग एडल्ट। जो यंग एडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें आपको सबसे ज्यादा AVM रप्चर देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट में क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लाइक अगर राइट हेमिस्फीयर डैमेज हुआ तो लेफ्ट साइड के, और लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज हुआ तो राइट साइड के सिम्टम्स जो हमने प्रीवियसली इस्चेमिक स्ट्रोक में पढ़े वो सारे तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जो सिम्टम आएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो इस्टेमिक स्ट्रोक में हमने पढ़े वो सारे लाइक मसल्स वीकनेस, नमनेस, और वो सारी डिफिकल्टी इन स्पीक, स्वेलोइंग, सारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे अलग यहाँ पे क्या सिम्टम्स और होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी पर्सन जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है उसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है सीवियर हेडेक। पर्सन को बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। पर्सन को जब भी वो आपके पास आएगा तो बहुत ज्यादा सीरियस पकड़ के हेडेक, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, इस तरह की कंडीशन के साथ आपको देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर। दूसरा, पर्सन को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने के चांसेस रहेंगे, वॉमिटिंग, और उसके साथ साथ में आपका जो लेवल ऑफ कॉन्शियस इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का, और उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी चेंज हो सकती है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से कॉन्शियसनेस अल्टर हो जाएगी। पेशेंट को मे बी पार्शियल सीजर, जिस पार्ट में हेमरेज हुआ है उस पार्ट का स्टिमुलेशन की वजह से पार्शियल सीजर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ब्लीडिंग या स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक की वजह से पार्शियल सीजर, या इसको समटाइम बोलते हैं फोकल सीजर। तो फोकल सीजर क्या कहलाता है, पार्शियल सीजर को हम क्या बोलते हैं, फोकल सीजर। तो ये आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे भी हम जो इसका डायग्नोस्टिक करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप सीटी स्कैन करेंगे पर्सन का या उसका एमआरआई करेंगे, और आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है या इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है। अगर सीटी स्कैन करने के बाद हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, और अगर पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज हुआ है, ऐसा भी कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा, आईसीपी इंक्रीज, आईसीपी कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को लंबर पंक्चर हम कब करेंगे, जब आईसीपी इंक्रीज नहीं हो और सीटी स्कैन में आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लंबर पंक्चर करेंगे, और उससे आपको अगर सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि सीएसएफ में क्या आ जाएगा, आरबीसी मिलेगी आपको, और आप कंफर्म कर देंगे कि पेशेंट को सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ है। तो हम लंबर पंक्चर करेंगे किसके लिए, टू
आइडेंटिफाई या टू इवैल्यूएट या टू कंफर्म सब अरेक्नोइड हेमरेज। अगर पेशेंट को सब अरेक्नोइड हेमरेज हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, लंबर पंक्चर करना। बट उसमें कंडीशन है कि आईसीपी बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए और सीटी स्कैन आपको कुछ भी क्लू नहीं दे रही है, तब हम जाके क्या करेंगे, ये कंडीशंस हेमरेज वाली कंडीशंस आपको कंफर्म करने के लिए लंबर पंक्चर आप करेंगे। इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल वेसोस्पाज्म हो सकता है, पेशेंट को आईसीपी बढ़ सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से सारा देखने को आपको मिल सकता है। तो दैट आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मेन इंपॉर्टेंट आता है इसका मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंटली याद रखना है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कभी भी हमें ऐसे पेशेंट को नहीं देनी है जो पेशेंट को क्या हो गया है, इस पेशेंट को इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है उसी को देनी है, हेमरेजिक स्ट्रोक में हमें नहीं देनी है। तो इसीलिए जब भी पेशेंट आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट का हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्चेमिक स्ट्रोक है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं। अगर हमने मिस आइडेंटिफाई करके थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हमने हेमरेजिक स्ट्रोक में दे दी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, सीवियर टाइप की ब्लीडिंग होगी और पेशेंट को और फर्दर डैमेज हो जाएगा और मे बी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेजमेंट में मेन जो गोल रहेगा वो हमारा गोल रहता है पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करना। उसके लिए हम क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक एफएफपी देंगे पेशेंट को, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी, या फिर पेशेंट को विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसके साथ में विटामिन के देंगे। इससे क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 का नंबर बढ़ेगा और उसकी वजह से क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, तो वो देंगे। उसके साथ साथ में हम पेशेंट को क्या देंगे, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है उसके लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे, और साथ साथ में आप क्या करेंगे, अदर कॉम्प्लिकेशंस को बचाना, जैसे डीवीटी नहीं हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं हो, उसके लिए आपको डीवीटी पंप लगाना है या स्टॉकिंग्स पहनानी है पेशेंट को, तो वो चीज़ हम एंटीकोगुलेंट थेरेपी हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, डीवीटी पंप अप्लाई करना है ताकि पेशेंट को फर्दर और जो थ्रोम्बोसिस है वो होने के चांसेस ना रहे। उसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट हम यहाँ कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर पेशेंट का जो हीमेटोमा बना है वो हीमेटोमा क्या है, इफ हीमेटोमा मोर देन 3 सेंटीमीटर, अगर पेशेंट का हीमेटोमा 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या फिर पेशेंट को डिक्रीज 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, उसके साथ में डिक्रीज ग्लासगो स्केल, जीसीएस भी क्या हो रहा है पेशेंट का, डिक्रीज ग्लासगो स्कोर, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट हम यहाँ पे करेंगे, पेशेंट का क्रेनियोटोमी, आप पेशेंट का क्रेनियम को ओपन करेंगे, जो हीमेटोमा हुआ है उसको क्या कर देंगे, वहां से निकाल देंगे। अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर जीसीएस जो है स्कोर कम होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेनियोटोमी करेंगे। उसके साथ में अगर पेशेंट का एन्यूरिज्म रप्चर हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म। अगर पेशेंट का एन्यूरिज्म क्या हो गया, यहाँ पे एन्यूरिज्म रप्चर हुआ है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, क्लिपिंग और लाइगेशन ऑफ एन्यूरिज्म। जो एन्यूरिज्म हुआ है उसको आप क्या करेंगे, क्लिपिंग कर देंगे, वहां पे क्लिप लगा देंगे, टाइटेनियम क्लिप, या फिर आप उसको लाइगेट कर देंगे और पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आप ब्लीडिंग को स्टॉप करके सॉर्ट आउट कर देंगे। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये था सीवीए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बारे में, स्ट्रोक के बारे में, जिसमें अपन ने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, दोनों के सिम्टम्स के बेस पे की। जो सीवीए का पेशेंट आ रहा है उसमें आपको अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो पेशेंट को सीवियर हेडेक वाली कंडीशंस आएगी, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन, जो दूसरा पर्सन आता है, वहां पे आपको इतना हेडेक वाली कंडीशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो हेमरेजिक स्ट्रोक वाला पेशेंट है उसके अंदर जो पेशेंट मोस्टली आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा स्लोली देखने को वहाँ मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ों के बेस पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देना है। पहले थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी पेशेंट को नहीं देना है, अदरवाइज अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है तो ठीक है, बट अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया तो पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग होकर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब था आपके सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक के बारे में। नेक्स्ट जो है अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका नर्वस सिस्टम के जो डिजीज पोर्शन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट जो है जो भी सिस्टम कल से स्टार्ट करेंगे नया सिस्टम, तो उसको अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, आप बने रहिए जेएनसी ई नर्सिंग के साथ में। थैंक यू।